तो सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हमें स्टार्ट करनी थी सेक्शन 3 से। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। सेक्शन 3 से सेक्शन 8 वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली में देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मतलब सेक्शन 3 से सेक्शन 8 वाला पार्ट आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते समय हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि एग्जाम पर्पज से हमें पढ़ना क्या है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमें ये पता हो कि हमें छोड़ना है। अगर हमें ये पता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या छोड़ना है तो आपको प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि लॉ जो हमारा फील्ड है वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा वास्ट है। कितना बड़ा है, आईपीसी है, 511 सेक्शन है, सीआरपीसी है, उसमें भी बहुत सारी सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अपना सीपीसी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें ऑर्डर भी 51 है। अब उसके अंदर रूल्स ही इतने सारे हैं। ऑर्डर 21 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 136 रूल्स है। तो अगर हम इतना कुछ सब पढ़ते चलेंगे तो उससे क्या होगा, प्रिपरेशन में हमारी बहुत कमी आ जाएगी। ठीक है, तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें छोड़ना क्या है। तो अब हमने स्टार्ट कर लिया है। तो अभी हमने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा था, तो डेफिनेशन क्लॉज में जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये प्रिलिमिनरी वाले पार्ट में आ रहा था। अब प्रिलिमिनरी पार्ट का हमारी सेक्शन 3 to 8 बचा है। ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, क्लियर कर दे रही हूँ कि ये सेक्शन 3 से 8 तक का जो पार्ट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही है इसलिए हम एक बार इसको जरूर देखेंगे। सेक्शन 3, सेक्शन 3 बात करती है, मैं स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ ताकि जल्दी से हमारा हो जाएगा। ये देखिए, आई थिंक सभी को स्क्रीन शो हो रही होगी। आप लोग अपना सिर हिला सकते हैं, मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेक्शन 3, ये देखिए सेक्शन 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। तो इसमें लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ for the purpose of this court, the district court is subordinate to the high court, and every civil court of a grade inferior to that of a district court and every court of small cause is subordinate to the high court and district court. इसमें कहा गया है कि इस संहिता के प्रयोजनों के लिए जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, और जिला न्यायालय से अवर श्रेणी का हर सिविल न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ है। तो इसमें इन्होंने सिंपली बस आपको क्या बताया, सुपीरियरिटी बताई है कि कौन सा जो कोर्ट है किसके अंडर आएगा। तो इन्होंने कह दिया कि सबसे ऊपर होगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत आएंगे सारे सिविल कोर्ट, और एक होते हैं स्मॉल कोर्ट कोर्ट। सिविल कोर्ट से भी कम पैसे वाले जो मामले सुनते हैं उस कोर्ट को बोलते हैं स्मॉल कोर्ट कोर्ट। तो स्मॉल कोर्ट और सिविल कोर्ट जो रहेंगे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीनस्थ तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ हाई कोर्ट के अंदर भी आएंगे। ठीक है ना? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट होगा हाई कोर्ट के, और सिविल कोर्ट सबऑर्डिनेट होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्लस हाई कोर्ट के, दोनों के सबऑर्डिनेट होंगे सिविल कोर्ट, और स्मॉल कोर्ट भी दोनों के सबऑर्डिनेट होंगे। बस ये सेक्शन 3 हो गई आपकी। तो इसकी आपको सिर्फ क्या इंपॉर्टेंस है, हेडिंग, बस हेडिंग याद रखना है। और आप एक बार पढ़ लिया तो आपको हमेशा याद रहेगा कि यहाँ पर सीपीसी ने सबऑर्डिनेशन बताया है। तो सबसे पहले इन्होंने हाई कोर्ट बताया है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सिविल कोर्ट और स्मॉल कोर्ट आते हैं, लघुवाद न्यायालय आते हैं। ये हो गई सेक्शन 3। सेक्शन 4 सेविंग। सेक्शन 4 बात करती है व्यावृत्ति, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यावृत्ति। सेविंग का मतलब होता है किसी भी चीज को सेव कर देना। हमने क्या किया कि कुछ रिलेवेंट इस सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कि इन्होंने कह दिया कि हमने पर्टिकुलर चीज को सेव कर दिया। सेव करने का मतलब है सीपीसी उस चीज पर इफेक्ट नहीं डालेगी। जब किसी भी चीज को सेविंग क्लॉज में डाल दिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर एक्ट से जो उसके अंदर चीजें बताई गई हैं उसको हमने क्या कर दिया,
सेव कर दिया है। अब देखिए इसमें क्या सेव हुआ है। In the absence of any specific provision of the contrary, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any special law or local law now in force, and special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by or under any other law for the time being in force। ये बोल रहे हैं कि इसके प्रतिकूल किसी निर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी विशेष या स्थानीय विधि को, ये अंडरलाइन कर लेना है, स्पेशल और लोकल लॉ, सिर्फ इसको अंडरलाइन कर लीजिए अपने बैरेक्स में, स्थानीय और विशेष विधि को जो अब प्रवृत्त है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रवृत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति को या विहित प्रक्रिया के किसी विशेष रूप को परिसीमित करती है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है। तो इसका पूरे क्लॉज का मतलब सिंपल सा है कि सीपीसी किसी भी स्पेशल और लोकल लॉ पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। यदि कोई स्पेशल और लोकल लॉ बना हुआ है और सीपीसी के प्रोविजन है तो दोनों में से प्रिवेल कौन सा एक्ट करेगा, वो लोकल लॉ या स्पेशल लॉ। सीपीसी ऐसे लोकल लॉ और स्पेशल लॉ के किसी भी प्रोविजन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, बस सिंपल। तो सेविंग क्लॉज में से सिर्फ हेडिंग याद रखनी है और क्या सेव किया गया है, तो स्पेशल और लोकल लॉ को सेव किया गया, बस उतना याद रखना है आपको, ठीक है। क्या सेव किया गया है सेक्शन 4 के अंतर्गत, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, विशेष विधि और स्थानीय विधि। अब ये आप पढ़ेंगे स्पेशल लॉ और लोकल लॉ क्या होते हैं, ये आप पढ़ेंगे आईपीसी में। जब आईपीसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, वहां पर बताया गया है स्पेशल लॉ और लोकल लॉ क्या होते हैं। स्पेशल लॉज आर दोज लॉज विच आर मेड फॉर स्पेशल सब्जेक्ट्स, जो कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स को लेकर के बनाए जाते हैं वो स्पेशल लॉ होते हैं। जैसे महिलाओं के लिए कोई नियम, कोई अधिनियम पारित किया गया, बच्चों के लिए कोई अधिनियम पारित किया गया, कोई स्पेशल विषय, जैसे आपका एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, ये क्या है, स्पेशल लॉज है क्योंकि ये किसी विषय वस्तु को लेकर के बनाए गए हैं। लोकल लॉ, लोकल लॉ कौन से लॉ होते हैं, लोकल लॉ आर दोज लॉज विच आर मेड फॉर लोकल एरियाज, मतलब जो टेरिटोरियल बेस पे बनाए जाते हैं। जैसे एमपीएलआरसी, हर स्टेट की एलआरसी अपनी अलग अलग होती है, एमपीएलआरसी, यूपीएलआरसी, ये क्या है, लोकल लॉज है। तो इन पर कभी भी सीपीसी क्या है, अफेक्ट नहीं डालेगी, इनको सेव कर दिया गया है, ठीक है। अब है इसका सेक्शन 4 का सेकंड वाला क्लॉज। सेकंड वाले क्लॉज में क्या कहा गया है, इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोपोजिशन contained in subsection 1, nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect any remedy which a landlord or landholder may have under any law for the time being in force for the recovery of rent of agricultural land from the produce of such land। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि विशिष्टता और उपधारा 1 में अंतर्विष्ट प्रतिपादना के व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी ऐसे उपचार को परिसीमित करती है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है जिसे भूधारक या भूस्वामी प्रति भूमि के घातक की वसूली ऐसी भूमि की उपज से करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखता है। इनका कहने का मतलब है कि कुछ लॉज ऐसे बने हुए हैं जो लैंड होल्डर और लैंड लॉर्ड, भूधारक और भूस्वामी को एक रेमेडी प्रदान करते हैं कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है, कृषि भूमि जो है, उसका वो रेंट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो रेंट, वो ले सकते हैं प्रोड्यूस के तौर पे। जो भी फसल होती है ना खेत में, जैसे एक खेत है, वो खेत ए पर्सन का है, ए पर्सन ने वो खेत बी पर्सन को दिया है कि तुम इस पे खेती करो, किराए पर दे दिया उसने अपना खेत कि तुम करते रहो इस पर, वो हो नहीं रहा है। तो ए पर्सन
जो है बी पर्सन को उसने अपना किराए पर दे दिया खेत, तो अब जो उसका जो किराया है, तो किराए को वो कैसे वसूल करेगा, तो इस मैटर के लिए कोई एक अलग से विधि बनी है, और उस विधि के अंतर्गत उस लैंडलॉर्ड को ये रेमेडी प्राप्त है कि वो रेंट कैसे वसूल कर सकता है, प्रति उपज के तौर पे। मतलब वो उस किसान से बोल देगा, उस टेनेंट को बोल देगा जिसको किराए पर दिया है कि तुम मुझे पैसे मत दो, रेंट के बदले में तुमने जो फसल उगाई है उसका कुछ शेयर दे दो। ठीक है, तो क्या है कि पहले ये बहुत चलता था कि पहले जमीन दे दी किराए पर खेती करने के लिए किसानों को, और ये जो लैंड होल्डर्स है, लैंड लॉर्ड होते, ये क्या करते थे, मतलब उस खेत पे पूरा अनाज भी उगवा लिया, मेहनत भी उनसे करवा दी, और बोल दिया हम किराए पर दिए हैं तुम्हें। और पता चला किराए के नाम पे जितनी फसल बेचारे ने उगाई है किसान ने, वो सारी फसल अपनी ले ली। यार ये तो किराया है तुम्हारा, तो किराया इतना बन रहा था, इतने की फसल है, पूरी फसल दे दो। तो मतलब किसान के पास कुछ बचा ही नहीं, साल भर मेहनत करवा ली, किराए के तौर पर उसकी पूरी फसल ले ली, और उसको फिर क्या किया, खुद बेच दिया। तो बाद में चल के क्या हुआ था, इस प्रोसेस को कई जगह पर बैन कर दिया गया था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अब आप जो है बाकायदा रेंट लो जितना बनता है और ऐसा। लेकिन अभी भी कुछ एक्ट ऐसे हैं जिसमें कुछ कंडीशन ऐसी दी है कि आप रेंट के तौर पे फसल का हिस्सा ले सकते हो। इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाइड ये कर दिया गया है कि जहां जहां ऐसे अधिनियम अभी भी लागू है, जहां पर लैंडलॉर्ड और लैंड होल्डर को ये रेमेडी प्राप्त हो सकती है कि वो उस रेंट के बदले में फसल का उपज का हिस्सा ले ले, प्रोड्यूस को ले ले, तो सीपीसी ऐसे प्रोविजन पे इफेक्ट नहीं डालेगी। ये बात इसमें बोली गई, इसमें सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 में। आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे, ये एनी रेमेडी लिखा है ना, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, एनी रेमेडी विच अ लैंडलॉर्ड और लैंड होल्डर में अंडर द एग्रीकल्चर ऑफ लैंड टू द प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड, यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे, ये वाला लाइन पढ़ना है। ठीक है, तो सेक्शन 4 सेविंग क्लॉज बयावृत्ति। सबसेक्शन 1 में क्या याद रखना है, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को छूट के लिए स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पे सीपीसी कोई प्रभाव नहीं डालेगी। फिर ऐसी किसी रेमेडी पर जो किसी भूधारक या भू स्वामी को प्राप्त है किसी लॉ के अंतर्गत, कि वो एग्रीकल्चरल लैंड के रेंट के रूप में क्या ले सकता है, प्रोड्यूस ले सकता है, उपज ले सकता है। इस पर सीपीसी कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, सेव किया गया है इस चीज को। ठीक, ये हो गई हमारी सेक्शन 4। आप लोग चाहें तो इसमें एक केस भी है, वो भी आप लिख सकते हैं, वो है सावित्री ठकराइन वर्सेस सावित्री ठकराइन वर्सेस साबी। लिखिए आप लोगों ने, सावित्री ठकराइन वर्सेस साबी, 1921 प्रिवी काउंसिल का केस है ये, 1921 प्रिवी काउंसिल। ये हो गई हमारी सेक्शन 4। अब है सेक्शन 5। सेक्शन 5 है एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड्स। संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। अब ये बात कर रहे हैं जो रेवेन्यू कोड्स होते हैं उन पर क्या सिविल कोड की ये जो सीपीसी है इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, उसकी बात हो रही है। सीपीसी सिविल सॉरी रेवेन्यू कोड पे लागू होगी, तो रेवेन्यू कोड कहाँ होते हैं, एमके राज्य के अंतर्गत होते हैं। अभी पढ़ेंगे जब हम समझ में आएगा, है ना, कि रेवेन्यू कोड। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है वेयर एनी रेवेन्यू कोड आर गवर्न्ड by the provisions of this code in those matters of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent। पहले इतना पार्ट पढ़ना है, क्या बोल रहे हैं वो, कि जहां कोई राजस्व न्यायालय प्रक्रिया संबंधी ऐसी बातों में जिन पर ऐसे न्यायालयों को लागू कोई विशेष अधिनियमिति मौन है, इस संहिता के उपबंधों द्वारा शासित है। इनका कहने का मतलब है कि रेवेन्यू कोड्स जो होते हैं
तो रेवेन्यू कोर्स के लिए कैसा उनका प्रोसीडिंग चलेगी, कैसे वो प्रोसीजर अपनाएंगे, उसके लिए ऑलरेडी एक इनेक्टमेंट बना हुआ है, जैसे एमसीएलआरसी। तो इन्होंने कहा है कि जब भी रेवेन्यू कोर्स कुछ प्रोविजंस, कुछ मैटर्स पे, ऐसे मैटर्स पे गवर्न करेगी जिन पर वो पर्टिकुलर इनेक्टमेंट जो उन कोर्स पे एप्लीकेबल होना है साइलेंट है। मतलब रेवेन्यू कोर्ट के पास कोई ऐसा मामला आया जिस पर उसको प्रोसीडिंग करना है, लेकिन उस पर्टिकुलर मैटर पर एमसीएलआरसी साइलेंट है, एमसीएलआरसी में कोई प्रोविजन ही नहीं दिया है उस मैटर से रिलेटेड। तब ऐसी कंडीशन में जहां पर वो एमसीएलआरसी साइलेंट है तो प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, तब फिर सीपीसी के कोड एप्लीकेबल हो जाएंगे। बात समझ में आई? मैंने आपको इस सेक्शन का सार बता दिया, ये सेक्शन क्या बोल रही है। अब पढ़िए, where any revenue code are governed by the provisions of this code मतलब सीपीसी। रेवेन्यू कोड जो है गवर्न कर रही है किस प्रोविजन से, सीपीसी के प्रोविजन से। इन दोज मैटर्स ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर के उन मैटर्स पे, किन मैटर्स पे, अपॉन विच एनी स्पेशल इनेक्टमेंट एप्लीकेबल टू देम, जिन पर कोई ऐसा स्पेशल इनेक्टमेंट जो उन कोर्ट्स पे एप्लीकेबल है, इस साइलेंट, मौन है। मतलब जो विशेष विधि जो रेवेन्यू कोर्ट्स पे लागू होती है वो विशेष विधि पर्टिकुलर प्रोसीजर पे साइलेंट है, उसमें कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, तब उन मैटर्स पे सीपीसी के प्रोविजन लागू हो जाएंगे। समझ में आ गया? हाँ या ना? मुंडी हिलाओ। सुधीर, अभिषेक, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, अब ऐसा हो गया कि भाई स्पेशल लॉ बना हुआ था, स्पेशल लॉ में प्रोसीजर को लेकर के कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं था, तो सीपीसी लागू हो गई। अब जब सीपीसी लागू हो गई तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, अब आगे देखिए। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर that any portion of those provisions which are not expressly made applicable by this code shall not apply to the code। अब स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी ऑफिशियल बजट में कि जो भी प्रोविजंस के पोर्शन जो कि एक्सप्रेसली एप्लीकेबल नहीं है तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर ऐसा लिखा है उसमें, मतलब सीपीसी में स्पेशल जो प्रोविजन सीपीसी की भी लागू कर रही थी और उसमें कुछ प्रोविजन के पोर्शन, कुछ पार्ट ऐसा था जो एक्सप्रेसली बार्ड किया गया, तो सीपीसी खुद बोल रही है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन का पोर्शन है इतना, ये पोर्शन रेवेन्यू कोर्स वाली प्रोसीडिंग पे लागू नहीं होगा, तो फिर वो लागू नहीं होगा। और shall only apply to them with such modification as the state government may prescribe। या अगर लागू होगा तो वो ऐसे मॉडिफिकेशन, ऐसे परिवर्तन के साथ लागू होगा जैसा राज्य सरकार, कंसर्न राज्य सरकार अप्लाई करेगी। ठीक है, तो आपको इस सेक्शन में से सिर्फ हेडिंग याद रखनी है पहली की। अगर पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, हेडिंग ई एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड। क्वेश्चन फ्रेम होगा तो कैसा कि क्या रेवेन्यू कोड्स पे सीपीसी लागू, सीपीसी के प्रोविजन लागू हो सकते हैं, तो आपका आंसर होगा हाँ। कहाँ हो सकते हैं, सेक्शन 5 के अंतर्गत। आपसे क्वेश्चन इतना ही पूछेगा, अंदर इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आज तक आया भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने इसलिए समझा दिया एक बार कि आप लोग अब जब भी डायरेक्ट से पढ़ेंगे खुद से, अब शांत दिमाग से बैठ के पढ़ना क्लास के बाद, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई सेक्शन 5। सेक्शन 5 की सबसेक्शन 2 में बताया है कि रेवेन्यू कोड्स क्या होंगे। ये देखिए सबसेक्शन 2 में बताया है रेवेन्यू कोड। तो रेवेन्यू कोड इन सबसेक्शन 1 मींस अ कोड हैविंग जुरिसडिक्शन अंडर एनी लोकल लॉ। रेवेन्यू कोड राजस्व न्यायालय से ऐसा न्यायालयाभिप्रेत है जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के घाटक राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्यवाहियों को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है। वही एमपीएलआरसी में बताए गए कोर्ट, कौन से कोर्ट कहलाएंगे, रेवेन्यू कोर्ट कहलाएंगे। मतलब लोकल लॉ के अंतर्गत बताए गए रेवेन्यू से रिलेटेड प्रोसीजर्स को सुनने वाले कोर्ट कौन से हैं, रेवेन्यू कोर्ट से हैं। मैटर्स बता दिए उन्होंने, क्या क्या सुनेंगे, रेंट को लेकर के,
रेवेन्यू और प्रॉफिट ऑफ लैंड, यूज ऑफ एग्रीकल्चरल पर्पसेस, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज कैसे होगा, बट डज नॉट इंक्लूड सिविल कोड। रेवेन्यू कोड में सिविल कोड कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, बस ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि क्या सिविल कोड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं, तो नहीं होते हैं। ठीक है, अब है ये हो गया सेक्शन 5। अब आएगी सेक्शन 6, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर 3 से लेके 8 तक क्वेश्चन बनेगा तो कहां से बनेगा, सेक्शन 6 से बनेगा। इस पे स्टार बना लो। सेक्शन 6 पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन, धन संबंधी अधिकारिता। तो भैया इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं उनकी धन संबंधी अधिकारिता कितनी होगी, कितने तक के मामले सुन सकते हैं कोर्ट। तो ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन अनलिमिटेड है। उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है। कितने तक के भी मामले सुन सकती है, वही लिख लो डायरेक्ट में। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज अनलिमिटेड। हाई कोर्ट और मतलब उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय कितने तक के भी कितने भी धन संबंधी मामलों को सुन सकती है। तो फिर किसकी है, सिविल कोर्ट मतलब सिविल जज क्लास 2 और सिविल जज क्लास 1, इनकी पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है कि ये कितने तक के मामले सुन सकते हैं। तो देखिए पहले तो हम फेयर एक्ट की लैंग्वेज देखिए। सेव इन सो फॉर एज is otherwise expressly provided, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over suits the amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits if any of its ordinary jurisdiction। अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय इसकी किसी बात का प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि वह किसी न्यायालय को उन वादों पर अधिकारिता दे दे जिनकी रकम या जिनकी विषय वस्तु का मूल्य उसकी मामूली अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से यदि कोई हो अधिक है। तो सीधी सी बात इन्होंने बताया है कि जितनी भी आपकी लिमिट बताई गई है धन संबंधी कि आप इतने तक के मैटर सुन सकते हो, इतने तक के मैटर सुन सकते हो, आप उतने ही सुन सकते हो, आप उससे एक्सीड नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट अब फेयर एक्ट में तो इतना ही लिखा है, जब हम बुक्स में कमेंट्री पढ़ते हैं तो वहां मिल जाता है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अनलिमिटेड है, वो कितने तक की भी सुन सकता है। अब सिविल जज क्लास 2 और सिविल जज क्लास 1 कितने तक के मैटर सुन सकता है, ये आप लोग मुझे कल बताएंगे। होमवर्क आप लोगों का मुझे तो पता है, अब आप लोग भी थोड़ा सा सर्चिंग का काम करो, मुझे भी तो पता चले कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप लोग बताना, ग्रुप में आंसर दे देना, नहीं बता पाओगे तो फिर मैं बता दूंगी। ठीक है, सिविल जज क्लास 2 और सिविल जज क्लास 1 की पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन धन संबंधी अधिकारिता कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। अब सेक्शन 7 और सेक्शन 8। तो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ दोनों की हेडिंग पढ़ना है। सेक्शन 7 में बताया गया है प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट, प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। और 8 में बताया गया है प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट, हिंदी में है इसका प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। इनकी सिर्फ हेडिंग याद करनी, अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल छोड़ देना है, मतलब सिरे से छोड़ देना है, टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम निकालना है तो, और अगर ज्ञानी बनना है तो फिर पढ़ते रहो। ठीक है, तो ये आज हमें 8 तक कंप्लीट करना था, तो आज हमारा 8 तक तो कंप्लीट हो गया है। अब चर्चा हो जाए कुछ इंपॉर्टेंट विषयों पर। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ये याद रखना है
कि एग्जाम निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सिर्फ उतना ही पढ़ें जितना जरूरी है। आपने देखा होगा कि आजकल के जो नए नए बच्चे हैं वो एलएलबी पास आउट होते हैं और एलएलबी पास आउट होते साथ ही जज बन जाते हैं। बहुत से हमारी यूनिवर्सिटी में तो अब हमारे जूनियर्स हैं वो ऐसे ही हैं। तो कैसे हैं वो? पहली चीज तो उन्होंने फोर्थ ईयर में आए, जो 5 इयर्स एलएलबी वाले हैं थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, या जो 3 साल वाले उन्होंने फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दी। तो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी, और प्रिपरेशन आपने कैसे स्टार्ट करी? स्मार्टली, ना कि बेवकूफियत वाली। मतलब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप लोगों में से भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, बहुत सारे दुनिया भर के ग्रुप्स में जुड़े होंगे। अब वो दुनिया भर के ग्रुप्स में क्या होता है, दिन भर कम से कम उनमें 100 क्वेश्चन डलते हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स डल रही है। अब आप पूरा टाइम और पूरी एनर्जी अपनी काय में वेस्ट कर रहे हो उन फालतू के क्वेश्चन पे। बुरा नहीं मानना, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ एक सजेशन दे रही हूँ। तो सबसे पहले आपका काम है अपने बेयरेक्स पे कमांड करना। अगर आपने अपने बेयरेक्स के प्रोविजंस पे कमांड नहीं किया और आप सिर्फ आईसीसी के क्वेश्चंस में उलझ के रह गए प्रॉब्लम्स में, भाई आप ये बताइए, आप लोगों में से इतने सारे बच्चे ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स ग्रुप्स में डाली जाती है किसकी डाली जाती है? सिर्फ और सिर्फ आईपीसी की डलती है ना, कि मर्डर है कि नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड किया कि नहीं किया, चोरी की कि नहीं की, डकैती किया कि नहीं। अरे तो भैया बाकी एक्ट में से कुछ नहीं आएगा क्या? बाकी के 12 एक्ट ऐसे उड़ जाएंगे क्या हवा में? सीपीसी है आपकी, एविडेंस है आपकी, सीआरपीसी है, ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? तो आप लोग जितने स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ चुके हैं, तो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन इतनी तगड़ी कीजिए, इतनी तगड़ी कीजिए कि आप लोगों का जब भी नेक्स्ट जो भी आप लोग एग्जाम दे, चाहे वो सिविल जज का दे, चाहे वो एडीपीओ का दे, आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, आपको वो फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात तो ये अननेसेसरी जो ग्रुप्स पे आप लोग जुड़े रहिए, जुड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना। कि कोई भी क्वेश्चन आया तो अपना बेरेक्ट साइड में रख दिया, और अपना बेरेक्ट साइड में रख के आप क्या करने लगे, आप उस क्वेश्चन में माथापच्ची करने लगे, तो वो आपको नहीं करनी है, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करना है, बेरेक्ट पे कमांड करनी है। सिविल जज में, एमपी सिविल जज में 12 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से आपके 8 मेजर एक्ट है, 4 माइनर एक्ट है। तो सबसे पहले उन पे कमांड करिए, कैसे भी करिए उन पे कमांड करिए। कमांड करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप 12 के 12 एक्ट उठाइए, 12 के 12 एक्ट के चार्ट बनाइए। पहले तो उसमें कितने चैप्टर्स है, चैप्टर्स की चार्ट बनाइए। इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस की चार्ट बनाइए। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी 12 शेड्यूल है, तो 12 शेड्यूल्स को लिखिए। सीटीसी में 51 ऑर्डर्स है, तो 51 ऑर्डर्स की हेडिंग्स लिखिए। पहला काम आपने ये कर लिया। इसको करने के बाद आपको सबसे पहले इनको लर्न करना है। ये नहीं कि आपने चार्ट बना लिया और चार्ट बना के साइड में रख दिए, अरे मैम ने बोला था चार्ट बनाओ, चार्ट बना के मैम को दिखा दी, मैम खुश हो गई, हम खुश हो गए। नहीं, चार्ट बना के चार्ट में थोड़ी उनको याद करना है। अब मैम याद नहीं हो रहा है, ट्रिक्स बता दो, तो वो नहीं। भाई अगर मैम सब बता देंगी तो तुम लोग क्या करोगे बताओ? नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, अगर पेपर निकालना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ की ट्रिक्स है तो वो मैं बता दूंगी, जो मुझे बताई मेरे टीचर से वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हमें मेहनत करनी ही पड़ती है, जैसे सीपीसी। सीपीसी में 158 सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने ग्रुप में आपको बता दिए हैं, तो आप जो है बस उसको लर्न करना शुरू करो। हाँ, एविडेंस है, एविडेंस में बता दूंगी, आईपीसी में बता दूंगी, वो बता दूंगी कैसे कोरिलेट करके लर्न कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ है तो उनमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी। अच्छा देखो, लर्न करने का तरीका कैसे, बच्चे जैसे नहीं लर्न करना है कि बैठ गए फोटो उठा के लगे हैं रट्टा मारने, नहीं। जो चार्ट बनाया है ना हमने, वो चार्ट हमने इसलिए बनाया है कि हम बड़ों की तरह से लर्न करें। जो चार्ट आपने बनाया है, तो आप डिसाइड कर लो कि आपको 10 दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट के पूरे पूरे सेक्शन याद करने हैं। तो उन 2 सब्जेक्ट के जो चार्ट आपने बनाए हैं, जैसे आपने सीपीसी, एक मेजर उठा लो, एक माइनर उठा लो, सीपीसी के साथ लिमिटेशन बना लो। तो सीपीसी और लिमिटेशन के चार्ट बना लिए, सेक्शन का और काय का, चैप्टर्स का, ऑर्डर का, चिपका लो दीवार पे। दीवार पे चिपकाने के बाद 10 दिन तक डेली सुबह उठते साथ ही ब्रश करके वहीं खड़े हो जाओ जहाँ पे आपने चार्ट चिपकाए, और उनको
पढ़ते जाओ, ब्रश करते जाओ वहीं पर। ये तरीका होता है टाइम बचा के पढ़ने का। वहीं खड़े हैं, वहीं आपका ब्रश हो रहा है, आपने पूरा एक नजर मार लिया चैप्टर्स, सेक्शंस, ऑर्डर्स और लिमिटेशन के सेक्शन। ठीक है, ऐसे करना है। 10 दिन आप डेली जब उस चार्ट को देखोगे, सिर्फ ऑर्डर्स देख लो 10 दिन तक। नहीं याद हुए तो बोलना। भाई पूजा पाठ भी ऐसे ही याद हुई है बचपन से, डेली पढ़ते थे, मम्मी बोलती थी बेटा नमोकार मंत्र डेली पढ़ना है, याद हो गया। तो यही एक तरीका है याद करने का। ठीक है, इस तरीके से करो, पूरा याद हो जाएगा। जब 2 सब्जेक्ट याद हो जाए, फिर उन चार्ट को लगे रहने दो, कहीं दूसरी जगह पे फिर 2 सब्जेक्ट के चार्ट लगा लो, फिर 2 के लगा लो, फिर 2 के लगा लो। 10-10 दिन का टारगेट सेट करके इस तरीके से आप लोग याद करो। तो पहले सेक्शंस को कवर करो। सबसे पहले सेक्शंस कवर करना है। जब सारे 12 एक्ट की सेक्शंस आपको याद हो जाएंगी, यकीन मानिए आपको अपने आप में ऐसा लगने लगेगा कि यार मेरे 12 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। क्योंकि सेक्शन याद कर लेने से ऐसा लगने लगता है कि यार हमारा आधे से ज्यादा बोझ हल्का हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो जब भी चाहे वो क्वेश्चन अंदर से पूछे एग्जाम में या सेक्शन बेस्ड, अगर उसने अंदर से भी पूछा है तो सेक्शन तो क्लिक होना चाहिए ना दिमाग में। जब सेक्शन क्लिक होगी तब आप दूसरे एक्ट से कोरिलेट कर पाएंगे, तो आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो ये तरीका है। तो सबसे पहले 12 एक्ट की आप लोग सेक्शन याद करो। आगे का प्रोसीजर मैं फिर आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी से सारा कुछ बता दूंगी तो उलझ जाओगे। तो पहले ये काम करना शुरू करो आज से ही। ठीक है, मनीषा ने तो स्टार्ट कर दिया है, बाकी लोग भी चार्ट बनाएं और अपनी अपना तैयारी स्टार्ट करें। ठीक, तो आप लोगों को ऑल दी वेरी बेस्ट। मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो प्लीज टाइम वेस्ट ना करें, टाइम का यूटिलाइज करें जितना हो सकता है, अच्छी से तैयारी करें जिस तैयारी होती है। ठीक है, तो आज से जरा सा ये ग्रुप पे फालतू टाइम वेस्ट बंद करके अपना काम में लग जाओ। टाइम खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे इम्पोर्टेंट पार्ट है, नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, क्योंकि रेस्ट जुडिकेटा, स्टे ऑफ सूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 9, 10, 11 जितने भी कंप्लीट हो जाएगी हम करेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप लोग चाहें तो कोई रहिए एंड, वैसे तो बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।